नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम दुनिया भर में हो रहे कुछ बेहद दिलचस्प और अचानक हो रहे बदलावों पर नजर डालने वाले हैं। अजीबोगरीब इकोलॉजिकल संकटों से लेकर भविष्य के ट्रिलियन डॉलर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट तक हम तथ्यों और आंकड़ों के एक बहुत ही सुव्यवस्थित सफर पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कोकीन हिपोज सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर का नाम लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही वास्तविक और अजीबोगरीब संकट है। इसे समझने के लिए हमें 1900 के दशक में कोलंबिया जाना होगा। कुख्यात ड्रग तस्कर पैब्लो एस्कोबार में अवैध रूप से कई जानवरों की तस्करी की थी। उसके मारे जाने के बाद बाकी जानवर तो चिड़ियाघरों में भेज दिए गए, लेकिन कुछ दरियाई घोड़ों को यूं ही जंगल में छोड़ दिया गया और बस यहीं से कोलंबिया में एक बहुत ही खतरनाक पारिस्थितिकी संकट की शुरुआत हो गई। समस्या कितनी बड़ी हो गई है जरा इन आंकड़ों से समझिए। शुरुआत में एस्कोबार की संपत्ति पर केवल 4 हिप्पोस छोड़े गए थे। अब ये जानवर रोजाना 40 किलोग्राम घास खाते हैं और वहां इनका कोई प्राकृतिक शिकारी है ही नहीं। नतीजा, मैग्डेलेना नदी बेसिन में इनकी आबादी आज 250 को पार कर गई है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो अनुमान है कि 2035 तक इनकी संख्या 1500 तक पहुंच सकती है। इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए कोलंबिया सरकार को 80 आक्रामक हिप्पोस को मारने का कड़ा फैसला लेना पड़ा है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। एक ही समस्या के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। एक तरफ कोलंबिया सरकार अपने पर्यावरण को बचाने के लिए 80 हिप्पोस को मारने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के गुजरात में स्थित अनंत अंबानी के वंतारा रेस्क्यू सेंटर ने एक बहुत ही दयालु विकल्प पेश किया है। 350 एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक पशु संरक्षण केंद्र ने इन दरियाई घोड़ों को बचाने और उन्हें आजीवन देखभाल देने का प्रस्ताव रखा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, वैश्विक पारिस्थितिकी और तकनीक। दूसरा, भारत का आर्थिक ब्लूप्रिंट। तीसरा, रक्षा और रणनीतिक कदम। और आखिर में सामाजिक और कानूनी मील के पत्थर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक पारिस्थितिकी और तकनीक की। लिथियम, जिसे आज के दौर का सफेद सोना कहा जाता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्मार्टफोन की बैटरी तकनीक की बिल्कुल रीढ़ है। अब यूरोप अपनी बैटरी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसी आयात निर्भरता को कम करने के लिए फिनलैंड ने हाल ही में कोकोला में यूरोप की पहली पूरी तरह से एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है। खदान से लेकर रिफाइनरी तक का ये प्रोजेक्ट सीधे बैटरी ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक बड़ी तकनीकी क्रांति हो रही है। पारंपरिक रूप से हम जानते हैं कि कोयले से बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में पानी को गर्म करके भाप बनानी पड़ती है, लेकिन चीन के शेंजन विश्वविद्यालय ने एक डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल तकनीक विकसित की है। ये तकनीक पानी या भाप का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करती। इसके बजाय ये कोयले की रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल देती है। सोचिए, ये टरबाइन सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। खैर, अब रुख करते हैं अपने दूसरे विषय का, भारत का आर्थिक ब्लूप्रिंट। 30 ट्रिलियन डॉलर। जरा इस आंकड़े की विशालता की कल्पना कीजिए। ये विशाल लक्ष्य भारत के नीति आयोग के DPI at 2047 रोड मैप का हिस्सा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा लाभ उठाते हुए इस पहल का विजन 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है। और हाँ, इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय को $18,000 तक पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी शामिल है। लेकिन इस आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए हमें बेहतरीन बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। 37,350 करोड़ रुपए की लागत से बना नया गंगा एक्सप्रेसवे इसी का एक शानदार उदाहरण है। जहां पहले मेरठ से प्रयागराज जाने में 11 से 12 घंटे लग जाते थे, वहीं अब इस एक्सप्रेसवे ने यात्रा के समय को सीधे आधा कर दिया है। यानी अब यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है। पूरे 594 किलोमीटर लंबा ये इंजीनियरिंग चमत्कार कुल 12 जिलों को आपस में जोड़ता है। मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर और हरदोई जैसे क्षेत्रों से गुजरते हुए ये प्रयागराज तक पहुंचता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है दोस्तों, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में व्यापार और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा करने वाला एक पूरा कॉरिडोर है। और हाँ, विकास सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए DGCA ने लक्षद्वीप में कमर्शियल सीप्लेन सेवा को मंजूरी दे दी है। वहीं तकनीकी मोर्चे पर देखें तो महाराष्ट्र ने 100 करोड़ रुपए की AI नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका सीधा सा उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख नए रोजगार पैदा करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय पर, रक्षा और रणनीतिक कदम। वैश्विक सुरक्षा थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक भारत अब सैन्य खर्च के मामले में विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और ये रक्षा खर्च सीधे तौर पर हमारी रणनीतिक साझेदारियों में दिखाई दे रहा है। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना ने प्रगति अभ्यास के लिए 11 विदेशी मित्र देशों की मेजबानी की। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए SLINX 2BEX 2026 डाइविंग अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। और अब आखिर में आते हैं हमारे चौथे और बेहद अहम विषय पर, सामाजिक और कानूनी मील के पत्थर। अब देखिए, सड़कें तो तेज बन रही हैं, लेकिन उनका सुरक्षित होना भी उतना ही जरूरी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने इस चौंकाने वाले तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि हाईवे हमारे कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 30% मौतें यहीं होती हैं। ये सच में चिंता का विषय है। और जब कानून बदलते हैं तो समाज में भी बदलाव दिखता है। तमिलनाडु की राधिका श्री हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। ये एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। अगर हम इसके कानूनी आधार को देखें तो इसकी जड़ें 2014 के उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हैं जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी थी। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ तो हम तेजी से बड़े एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें दरियाई घोड़ों को बचाने जैसे इकोलॉजिकल मुद्दे, सुरक्षित सड़कें और सामाजिक समानता का भी ध्यान रखना है। क्या हमारा यह तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी प्रकृति और समाज की इन बुनियादी ज़रूरतों के साथ सही संतुलन बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को ज़रूर विचार करना चाहिए।